हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स शुरू कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो बेस है वो क्लास 9th का चैप्टर जो कॉन्ग्रुएंसी है वो इसका बेस है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले तो हम क्लास 9th का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लास 10th पर आएंगे। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं हम सर्वांगसम। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है? दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ग्रुएंसी सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। एक तो सेम शेप और दूसरा है सेम साइज। ठीक है, यानी कि शेप यानी कि आकार जो है एक जैसा होना चाहिए। साइज़ यानी कि इसका जो माप है, साइज़ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ एक जैसी हैं तो ही हम कहेंगे कि वो क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे लिखते थे? इस तरह से लिखते थे। ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का चिन्ह था हमारा। तो अब आप ये देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अगर आप किसी भी दो चीज़ को एक के ऊपर एक रख दें और उसको जब आप सामने से देखेंगे तो पीछे वाली चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है ना। यानी मान लीजिए आपके पास दो स्क्वायर हैं, दो वर्ग हैं आपके पास। ये वर्ग ए है और ये वर्ग बी है। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी तब होगी अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को एक के ऊपर एक रख लीजिए, यानी वर्ग ए के ऊपर आप वर्ग बी रख दीजिए। ठीक है ना, यानी इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो जब आप इसके एक के ऊपर एक रखेंगे तो आप जब सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, यानी आपको पीछे वाला जो हिस्सा है, दूसरा वर्ग जो है, दूसरा स्क्वायर जो है, बी जो है, वो दिखाई नहीं देगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये सर्वांगसम है। तो यानी हमें दो चीज़ चाहिए होती है। एक तो एक जैसा शेप होना चाहिए, आकार जो है एक जैसा होना चाहिए, और दूसरा जो है वो है इसका शेप, साइज़ एक जैसा माप होना चाहिए। ठीक है ना। एक के ऊपर एक रखेंगे तो पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में ये आपका कॉन्ग्रुएंसी होता है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर, और दूसरा है आपका बड़ा ले लीजिए, चलिए 6 सेंटीमीटर का, ये वर्ग बी हो गया, ये वर्ग ए हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि बी को ए के ऊपर रखिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इस साइड से तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो बी दिखाई देगा आपको। आप कहेंगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा, हमें से बी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ए छोटा है, इसके पीछे छुप जाएगा। लेकिन जब आप पीछे वाली साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा ए, और इसके ठीक पीछे ही आपको बी भी दिखाई देगा, है ना। तो यानी कि आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो यानी ये सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको दोनों वर्ग दिखाई देंगे, दोनों स्क्वायर दिखाई देंगे, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर एक त्रिभुज ले लो 3 सेंटीमीटर का, एक स्क्वायर ले लो 3 सेंटीमीटर का, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? क्या ये सर्वांगसम होंगे? नहीं, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि शेप जो है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर आकार एक जैसा नहीं है, तो यानी ये सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सर्वांगसम क्या होता है। एक जैसा शेप होना चाहिए और एक जैसा साइज़ होना चाहिए, तब वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लास 10th के ऊपर। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। 10th में हमें क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सिमिलैरिटी कब होगी? सिमिलैरिटी कब होगी? जब होगी
जब वो सेम शेप होगा। एक ही चीज़ चाहिए होती है हमें, वो है शेप, यानी कि आकार। एक जैसा आकार अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, समरूप। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? समरूप बोलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है एक जैसा आकार होना चाहिए। आपके मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर का, और एक त्रिभुज है बड़ा 5 सेंटीमीटर का। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो क्या ये समरूप होंगे? क्या ये सिमिलर होंगे? यस, ये समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ आकार देखना है। हमें ये नहीं देखना कि बड़ा छोटा है या नहीं, हमें सिर्फ आकार देखना है। एक जैसा आकार होना चाहिए। दोनों त्रिभुज है तो यानी दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक त्रिभुज है और एक वर्ग है, तो ये क्या ये समरूप होंगे? नहीं, ये समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनका आकार जो है, जो इनका शेप है, वो एक जैसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम, तो हम इस चैप्टर में सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अभी तक हम ऐसे लिखते थे, बराबर के ऊपर इस तरह से लिखते थे, है ना। अब यहाँ नीचे से ये चीज़ हट जाएगा और सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है ना, तो कभी भी हमें लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन कि क्या होता है। आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया सिमिलर ट्रायंगल कब होता है। अगर एक जैसा आकार है तो वो क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, इसमें दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम बोलते हैं सर्वांग सम, और एक है आपका सिमिलर, सिमिलैरिटी, यानी कि समरूप। इसको हम इस तरह से लिखते थे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क क्या होता है इसमें? इसमें हम शेप और साइज़, यानी कि आकार और माप दोनों देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ शेप देखते हैं, सिर्फ आकार देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ का फ़र्क देखिए, यहाँ पर जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यहाँ पर जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, साइड का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अनुपात। समानुपात। ये इस तरह से इसको ऐसे काट के समानुपात। ठीक है ना, जो साइड्स हैं इसमें इक्वल होती हैं, इस तरह से लिखते हैं हम, ए बी बराबर सी डी, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं? ए बी बटा सी डी बराबर है पी क्यू बटा क्यू आर के, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दो त्रिभुज बना लेते हैं हम, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। तो जब मैं इसको लिखूँगा मैं इस तरह से लिखूँगा, ए बी बराबर पी क्यू, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। लेकिन यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा? ए बी बटे बी सी, ये वाला बराबर है पी क्यू बटा क्यू आर के। यानी ए बी का अनुपात जो बी सी से होगा वही अनुपात पी क्यू का क्यू आर से होगा। इस तरह से लिखा जाता है इसमें। ठीक है ना, ये फ़र्क होता है। यहाँ पर
बराबर होती हैं और यहाँ पर समानुपात में होती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया होगा आपको। तो ये है डिफरेंस कॉन्ग्रुएंसी जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ये हमें अब 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम उन त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, बेशक माप अलग अलग हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस त्रिभुज होना चाहिए, चाहे कितने का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोण जो है दोनों में बराबर रहेंगे। ठीक है, इसमें भी कोण बराबर होते थे और इसमें भी कोण बराबर रहेगा। ठीक है, कोण वैसी रहेगा, सिर्फ भुजा जो है वो समानुपात में आ जाएगी। ठीक है ना, बराबर नहीं होगी, समानुपात में होगी। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्या कह रहा है। वो पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि क्या सभी वृत्त, ऑल सर्कल्स, जितने भी वृत्त हैं वो क्या होंगे। देखिए वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस तरह का हो या बहुत बड़ा वृत्त हो, ठीक है, ये सब है तो वृत्त ही। सबका शेप क्या है, एक जैसा है। ठीक है ना, एक जैसा शेप है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है। ठीक है ना। अगर वो किसी के बारे में बात करता है कि जितने भी वृत्त 5 सेंटीमीटर के हैं वो क्या है, तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या होगा, आपका सिमिलर होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर है, जितने भी वर्ग है, ये छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा वर्ग ले लीजिए या और छोटा वर्ग ले लीजिए, ये सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ शेप देख रहे हैं, हम साइज़ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शेप देख रहे हैं हम, याद रखिएगा। अब वो कह रहा है, तीसरे में वो कह रहा है कि ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो कि समरूप होंगे। अब आप ये देखिए, अगर वो समरूप हैं, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो एक जैसे होते हैं, यानी कि इन सब का जो कोण होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो कभी भी आप कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो वो एक जैसा बनेगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में शेप भी एक जैसा होता है और साइज़ भी एक जैसा होता है। ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की जाएगी तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं उनका जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी इनका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन जो इसकी भुजा है, भुजा तो अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का है और एक और आपने बनाया जो कि आपने बना दिया 4 सेंटीमीटर का, तो साइज़ जो है वो अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आपका सिमिलर ट्राइंगल बन जाएगा। वही आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, 2 भुजाएं जो होती है वो बराबर होती हैं। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था कि जो भुजाएं हैं बराबर जब होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है ना, यानी अगर आप कोई भी 2 आइसोसेलेस समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो इसकी ये वाली भुजा दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अगर कॉन्ग्रुएंट पूछेगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और सिमिलर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो 6.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है। 6.1 में सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पता है कि नहीं पता है। ठीक है,
अब यहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम, यानी कि प्रमेय। प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, जिसको हम बोलते हैं BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम BPT। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो पेपर में एक किसी भी नाम से आ सकती है सिद्ध करने के लिए, वो BPT भी लिख सकता है या इसका पूरा नाम भी लिख सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर वो थेल्स थ्योरम भी लिख सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि इस जो थ्योरम है, इस प्रमेय का नाम क्या है, 6.1 का नाम है BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब देखते हैं ये प्रमेय कहता क्या है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट आप बुक से लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ स्टेटमेंट कहता क्या है। वो कहता है अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज ले लिया आपने, और आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया, एक लाइन जो है पैरेलल बनाई है किसी भी एक भुजा के। तो मान लीजिए मैंने BC के समांतर एक लाइन खींची, समांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, आपने इसके समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींची है DC। तो वो कह रहा है ये जो लाइन आपने खींची है, ये वाली लाइन, ये बाकी की जो दो भुजाएं हैं, अब आप देखिए बाकी की दो भुजा कौन कौन सी है, एक तो AB हो गई और दूसरी AC हो गई। ठीक है, इन दोनों भुजाओं को वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा सेम रेशो में, यानी एक ही अनुपात में वो डिवाइड करेगा। यानी कि हमें गिवन क्या है, DC DE, इसको E लिख लेते हैं, C तो है ही हमारे पास, DE समांतर BC के, ये हमें दिया हुआ है, हमने बनाया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, टू शो, हमें क्या सिद्ध करना है, AD बटे DB बराबर है AE बटा EC के, ये हमें सिद्ध करना है। सेम रेशो में डिवाइड करते, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो ये जो आप लाइन खींचेंगे, आप किसी भी एक भुजा के समांतर खींच सकते हैं। आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, इस तरह से, या आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है ना, ABC DE या फिर ABC DE, किसी भी एक भुजा के समांतर खींचना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने BC के खींची है। ठीक है, पेपर में आप किसी के भी समांतर खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर ये वाले में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो AD बटे में DB बराबर BE बटे में EC, इस तरह से। ठीक है, बात वही है, सिर्फ ये देखना है कि आपने किसके समांतर खींची है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं, इसकी तो ज़रूरत पड़ती रहेगी अभी। ABC DE, हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, हमने रचना करी है। रचना किस चीज़ की करी है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लंब डाला है N, लंब 90 डिग्री का, और यहाँ से D से एक लंब डाला है M। ठीक है, और इसको यहाँ से इससे जोड़ दिया है और यहाँ से ये जोड़ दिया। तो रचना हमने क्या करी है, DM लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, यानी कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये लंब का सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। DM लंब है AC पर और EN लंब है AB पर। ठीक है, 90 डिग्री का। और इसके साथ साथ हमने क्या किया है, EB
और DC को जोड़ दिया, ठीक है, जॉइन EB एंड DC। हमने EB और DC को जॉइन कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है। ये हमने रचना करी है, कंस्ट्रक्शन किया हमने, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रूफ। यानी हम इसको अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसको दोबारा बना लेते हैं। ABC DE, ये है N, ये था आपका M, इधर से ये जोड़ दिया और इधर से ये जोड़ दिया, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब हमें पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये हमें सबको पता ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्राइंगल का एरिया। तो यहीं पे शुरू करते हैं। एरिया, AR का मतलब एरिया, ट्राइंगल ADE, ADE ये वाला है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस। देखिए बेस वही होता है जिस पर 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ पे दो 90 डिग्री बन रहे हैं। पहला 90 डिग्री N बन रहा है, तो N का बेस क्या होगा, AD इंटू EN, या फिर हाफ AE इंटू DM, ठीक है। हम दोनों को बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे, मैंने अभी एक साथ लिख दिया है इसको, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADE दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है वही आपका आधार होता है, वही बेस होता है। देखो N कहाँ पर बन रहा है, AD पे बन रहा है, इसलिए AD ले लिया, और M कहाँ बन रहा है, AE पे बन रहा है, इसलिए AE ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको याद रखेंगे, ये हमने 1 ले लिया, ठीक है। दोबारा से इसको बना लेते हैं, ABC DE NM, ये जोड़ दिया, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ये भी। एरिया ट्राइंगल DBE, ये वाला ट्राइंगल देखिए, दिख रहा होगा ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए इस ट्राइंगल में 90 डिग्री तो है ही नहीं, ठीक है। आप कहेंगे सर इसका तो हाइट है ही नहीं। नहीं, देखिए जिस ट्राइंगल के अंदर हाइट नहीं बन सकती उसके बाहर तो बन सकती है। तो इस त्रिभुज का, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो है EN, जो कि हमने बाहर को बना रखी है। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, हाफ DB इंटू EN। DB क्यों लिया, क्योंकि देखिए अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये DB तो बनेगी, इसलिए मैंने DB भी लिया बेस, ठीक है। DB बेस हो गया, EN आपकी हाइट हो गया। इसको 2 मान लेते हैं। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इधर वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें भी जो हाइट है वो बाहर की तरफ है, कौन सी हाइट है, DM हाइट है इसकी, ठीक है। तो हाफ इंटू EC इंटू DM, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे, त्रिभुज बना लेते हैं ABCDE, ये N है, ये M है, ये इस तरह से, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ADE बटे में त्रिभुज DBE, ये लिख लेते हैं। तो ये हो गया हाफ बेस AD हाइट EN। आप देखिए हमने ये लिखा हुआ है 1 से, और ये हो जाएगा 2 से, हाफ DB इंटू EN,
ठीक है, ये कैसे आया, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से हमने ले लिया, ठीक है। अब अभी देखिए ई एन कैंसिल कर सकते हैं हम, हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, ए डी बटे में डी बी, इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने 4 ले लिया, ए डी बटे में डी बी, ठीक है। ऐसे ही आगे करते हैं, फिर से बना लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये एन हो गया, ये एम हो गया, ये 90 डिग्री था, ठीक है। एरिया ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल क्या था मेरे पास, डी ई सी, ठीक है। ए डी ई हाफ, अब दूसरी वाली साइड ले लेंगे, ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ ई सी इंटू डी एम। ये कहाँ से आया, 1 और 3 से, फ्रॉम 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 से, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, ए ई बटे में ई सी, इसको हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए ए डी ये वाला, ये जो है ये दोनों में आपको दिखेगा, 4 में भी दिखेगा और 5 में भी दिखेगा, सिर्फ फ़र्क क्या है नीचे वाले त्रिभुज का। अब आप देखिए, आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा होगा, प्रमेय क्या था, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। एक ही आधार यानी कि बेस क्या है, सेम होना चाहिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा यानी सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा आपका, बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास त्रिभुज बन रहे थे ए बी सी डी ई, ये देखिए ये ऐसे ज्वाइन किया था हमने, तो ये देखिए त्रिभुज ये वाला और ये वाला, ये 2 त्रिभुज लिए थे हमने अभी, ठीक है ना। ये देखिए आधार इनका क्या है, ये देखिए ये आधार है डी ई, और समांतर रेखा पैरेलल लाइन कौन सी है, डी ई और बी सी, ये देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं आपके, तो यानी इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं कि क्षेत्रफल एरिया डी बी ई बराबर है एरिया डी ई सी के, ठीक है ना। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न आप वो लिखेंगे जो मैंने अभी पीछे लिखा था, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये बराबर हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल ए डी ई बटे में क्षेत्रफल
डी बी ई बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे में क्षेत्रफल डी बी ई के, डी बी ई नहीं, डी ई सी के। देखिए ए डी ई ये दोनों बराबर है, और डी बी ई डी ई सी, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने डी बी डी ई सी बराबर है, तो यानी ये पूरा हिस्सा बराबर हो गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया ये वाला, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। अब इनका मान निकाल लेते 4 और 5 से। तो 4 और 5 से मान क्या आएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। ये कहाँ से आया, 4 और 5 से, फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। ये चीज़ आपका आ गया। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध भी यही करना था कि ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी, इसलिए हेंस प्रूफ्ड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीपीटी पेपर में 4 नंबर का आता है, ये कई बार आया हुआ है बोर्ड में भी, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम जो होती है हमारी थ्योरम 6.2, ठीक है, प्रमेय 6.2, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ बीपीटी। यानी ये बीपीटी का ही इस्तेमाल करके ये वाला जो प्रमेय है इसको हम सिद्ध करते हैं। ये प्रमेय का हिस्सा क्या कहता है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये इसको लाइन काट रही है डी ई इस तरह से, तो आप बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है कि ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रमेय क्या कहता है, ए डी बटे में ए बी, ठीक है, बराबर है ए ई बटे में ए सी के, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ बीपीटी, यानी ये बीपीटी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। असली बीपीटी पूछेगा तो ये लिखना है आपको, ये बीपीटी है, ठीक है ना, ये नहीं है, ये वाला बीपीटी है। लेकिन सवाल जब आप करेंगे, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, तो आप ये वाला हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर पेपर में वो पूछेगी ये वाला हिस्सा प्रूफ करो, अगर ये वाला पूछेगा तो वो लिख के देगा कि ये सिद्ध करना है आपको। अगर आपको सिर्फ बीपीटी पूछेगा तो वो सिर्फ बोलेगा कि बीपीटी थ्योरम को आप सिद्ध करें, ठीक है ना। तो बीपीटी पूछेगा तो आपको जितना भी करवाया है आप सिर्फ उतना ही करेंगे, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा कैसे सिद्ध किया जाए ये देखते हैं। आपने अभी तक ये सिद्ध किया था ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। ये कहाँ पे था, बीपीटी सिद्ध किया था। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, ए डी, सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बी बटे में ए डी बराबर है ई सी बटे में ए ई, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, ऐड कर दिया, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे अब हम। तो ये क्या बन जाएगा, डी बी बटे में ए डी जमा 1 ई सी बटे में ए ई जमा 1। तो ये हो गया डी बी प्लस ए डी बटे में ए डी ई सी प्लस ए ई बटे में ए ई। तो अब आप ये देखिए, ये जो त्रिभुज था मेरा ए बी सी, ये डी, ये ई, ये देखिए डी बी, ये वाला हिस्सा है नीचे वाला, और ए डी ऊपर वाला हिस्सा है। जब ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये देखिए पूरा क्या बन जाएगा, ए बी, और नीचे क्या है, ए डी। वैसे ही ई सी क्या है, नीचे वाला हिस्सा, और ए ई क्या है, ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, ए सी। तो ये बन गया ए सी बटे में ए ई। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से उल्टा कर देते हैं,
तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए डी बटे में ए बी बराबर है ए ई बटे में ए सी, और यही मेरे को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ बीपीटी। ठीक है, यानी बीपीटी का इस्तेमाल करके ही हम इसको सिद्ध किया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, दोनों थ्योरम। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 पर। ठीक है, 6.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दो त्रिभुज बना के दे दिए हैं उसने, ए बी सी डी ई, ये है 1.5 3 1, ये नहीं पता मेरे को। ठीक है, वो कह रहा है डी ई जो है वो पैरेलल है, समांतर है बी सी के। ठीक है, समांतर होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये समांतर नहीं लिखेगा तो हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हम बीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, ईसी निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो सिंपल है, ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे में ई सी। ए डी कितना है 1.5, डी बी कितना है 3, ए ई कितना है 1, ई सी मेरे को पता नहीं तो मैंने इसको x मान लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, 15 के पहाड़े में कितना जाएगा 2, यानी ये कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अगला हिस्सा जो है पहले का वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो कह रहा है ई एन एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, ई और एफ पी क्यू पर है, एक इधर है ई, एफ जो है पी आर पर है, इस तरह से है, और ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के। पी ई दिया हुआ है आपको 3.9, ई क्यू दिया हुआ है आपको 3, पी एफ दिया हुआ है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है 2.4। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि हमें टू शो हमें क्या करना है कि पी ई, हमें टू शो करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर के, ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के। ठीक है, अब आप ये देखिए बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये समांतर है तो इनका अनुपात जो है बराबर होगा, और इसका अगर हम उल्टा कर दें कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी एक तरह से हमें क्या दिखाना है, पी ई बटे में ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे में एफ आर के। ठीक है, एक तरह से हमें ये दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, पी ई, सबसे पहले पी ई निकालते हैं, पी ई बटे में ई क्यू निकाल लेते हैं। पी ई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3, 3 से काट सकते हैं इसको, 1.3 बटे में 1। ठीक है, ये आ गया। अब पी एफ बटे में एफ आर ये निकालते हैं, ये कितना है 3.6, ये कितना है 2.4। ठीक है, 12 के पहाड़े से काट सकते हैं, 12 3 36 और 12 दूनी 24, ये आया 3.2। तो अब ये देख सकते हैं साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है ये और ये, क्या ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी ई बटे में ई क्यू जो कि आया था 1.3 बटे में 1 और पी एफ बटे में एफ आर जो कि आया था 3.2, ये बराबर नहीं है, यानी कि पी ई बटे में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे में एफ आर के, यानी कि ई क्यू ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। बस यही हमें दिखाना है। ठीक है, ये हमने क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे बीपीटी यूज़ करी है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। फिगर 6.18 फिगर बना लेते हैं। फिगर है इस तरह से, ए बी एम एल
सी एन डी। ठीक है, जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे आप गिवन ज़रूर लिखेंगे, प्रूफ ज़रूर लिखेंगे, टू शो क्या करना है वो सब लिखेंगे आप। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम ये वाला सी बी के पैरेलल है। ठीक है, और एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एम सी डी के। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, टू शो, हमें क्या शो करना है, ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी के। ये हमें शो करना है, टू प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं, फिगर दोबारा से बना लेते हैं। ए बी सी डी एल एम एन। ठीक है, प्रूफ। अब हम शुरू कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ऊपर वाले में देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से के समांतर है, पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस एल एम पैरेलल है बी सी के, तो हम ये लिख सकते हैं ए एल बटे में एल सी बराबर है ए एम बटे में एम बी के। कैसे, बी पी टी से। ठीक है, आप बी पी टी नहीं लिखेंगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे बी पी टी का, पेपर में भी और कॉपी में भी। ठीक है, इसको हम एक दे देते हैं नाम। अगला देखते हैं, दोबारा से बना लेते हैं इसको। ए बी सी डी एल एम एन इन ट्राइंगल ए डी सी, नीचे वाले में आ जाइए अब। सिंस एल एन पैरेलल है सी डी के, ये हमें दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है इसके पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एन बटे में एन डी बराबर है ए एल बटे में एल सी के। ठीक है, इसको हमने दो नाम दे दिए। अब आप ये देखिए, पहले और दूसरे में ये वाला हिस्सा आपको दोनों में दिखाई देगा, ए एल बटे में एल सी, ये दोनों में है, पहले में भी है दूसरे में भी। पहले में हमने क्या लिखा था, ए एम बराबर एम बी बटे में बराबर है ए एल बराबर एल सी। ये देखिए, ये पहले से था। ठीक है ना, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि अभी रब कर दिया है मैंने। नंबर 1 में जो लिखा था वो ये लिखा था, तो ये देखिए ए एल और एल सी आपको दोनों में दिखाई देगा। तो अगर ये दोनों में है तो यानी अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होगी। ठीक है, ये रूल कहता है अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एन एन डी, ठीक है, ए एन बटे में एन डी किसके बराबर है, ए एम बटे में एम बी के। ठीक है ना, ए एन बटे में एन डी बराबर है ए एम बटे में एम बी के। लेकिन अब आप ये देखिए, एन डी और एम बी तो नहीं चाहिए मेरे को, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक्सटेंशन का उपयोग करूँगा। ठीक है, एन डी को ऊपर ले गए, ए एन को नीचे लिया है, एम बी को ऊपर ले गए, ए एम को नीचे लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, एन डी प्लस 1 बाय ए एन, एम बी प्लस 1 बाय ए एम, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एन डी प्लस 1 बाय ए एन बराबर एम बी प्लस, ये ए एन कर देते हैं इसको, प्लस ए एम बाय ए एम। ठीक है, एन डी और ए एन मिल के क्या बन गया आपका, ए डी, आप फिगर में देख सकते हैं, और ये मिल के क्या बन गया, ए बी बाय ए एम। अब इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, तो ये बन सकता है ए एन बाय ए डी बराबर है ए एम बाय ए बी के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फिगर दिया हुआ है आपको, इस तरह से ए बी सी डी
एफ ई हमें दिया हुआ है गिवन, गिवन ज़रूर लिखें, इसके भी नंबर होते हैं। डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। डी ई देखिए, डी ई ये रहा, ये डी ई है, ए सी ये है, और डी एफ ये वाला हिस्सा ए ई के ये वाले हिस्से के। ठीक है, हमें क्या शो करना है, टू शो करना है बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी ई बटे में ई सी के। ठीक है, ये चीज़ बराबर है। तो चलिए देखते हैं, कुछ नहीं करना, आपको ट्रायंगल लेने हैं, मैं आपको बताया तो कैसे कैसे। पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी ई, और उसके बाद आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर ए बी ई में देखिए, ये ए बी ई है, ये वाला जो मैंने अभी डार्क किया हुआ है, ये वाला जो है ये ए बी ई है। इसमें देखिए डी एफ और ए ई पैरेलल है, और यहाँ पे देखिए ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है ना, तो यहीं से अब आपको क्या करना है, बी पी टी लगानी है। यहाँ पे बी पी टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी ई में बी एफ बाय एफ ई बराबर है बी डी बाय ए डी। ठीक है, और यहाँ जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बी ई बाय ई सी बराबर है बी डी बाय ए डी के। ठीक है, तो अब ये देखिए बी डी बाय ए डी ये दोनों में आ रहा है, आप देख सकते हैं बी डी बाय ए डी, बी डी बाय ए डी दोनों में बराबर है। तो अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, बी ई बाय ई सी किसके बराबर है, बी एफ बाय एफ ई। यही आपको सिद्ध करना है। ये देखिए बी एफ बाय एफ ई बराबर है बी ई बाय ई सी के। तो यहाँ से ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसको बना लेते हैं। पी क्यू आर ये इस तरह से, ई एफ डी बीच में ओ है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये दो चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, और आपको क्या शो करना है, शो करना है आपको ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये आपको शो करना है, ई एफ ये वाला है और क्यू आर, यानी पैरेलल शो करना है। पैरेलल शो करने के लिए यानी आप क्या करना पड़ेगा, पी ई बाय ई क्यू बराबर है पी एफ बाय क्यू आर। ये आपको सिद्ध करना है एक तरह से। ठीक है ना, अब ये मेरे को कैसे पता लगता है, ये देखिए ई एफ कौन से त्रिभुज में आ रही है, बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है ना, पी क्यू आर में। तो बड़े वाले त्रिभुज में आएगी तो क्या बनेगा, पी ई इधर से और ई क्यू इधर से, यहाँ से पी एफ और इधर से एफ आर, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है ना, तो अब आप क्या कीजिए, छोटे छोटे ट्राइंगल ले लीजिए, यहाँ से पता लगेगा ट्राइंगल डी ई और ओ क्यू। ये है डी ई, ये है ओ क्यू, तो आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है पहले, ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक है, इसमें देखिए डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो क्या लिख सकते हैं हम, पी ई बाई ई क्यू बराबर है पी डी बाय ओ डी के। दूसरा इधर वाला ले लीजिए, डी एफ और ओ आर, ये डी एफ है और ये ओ आर है, ट्राइंगल पी ओ आर ले लीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर आपको दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ओ आर, ये दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी एफ बाय एफ आर बराबर है पी डी बाय ओ डी के। ये देखिए फिर से पी डी ओ डी बराबर आ रहा है, तो पी डी ओ डी बराबर है, तो पी ई ये वाला हिस्सा, ये देखिए पी ई क्यू बराबर है पी एफ ई आर के, ये वाले हिस्से के। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो लाइन जो है अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बाकी के भी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए जैसे मैंने किया है, आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पे करेंगे ओवर, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।